बढ़िया है। तो जैसा कि अभी धोलेरा में जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, है ना, वो मेजर 4 तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं धोलेरा में। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो एनए होता है। उसके बाद होता है एनओसी, फिर टाइटल क्लियर, देन फिर होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास। उसके बाद पांचवा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम म्यूटेशन भी कहते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड भी कहते हैं। इसके कुछ और भी नाम है जिसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। अब धोलेरा में अगर हम जमीन परचेज कर रहे हैं या गुजरात में कहीं भी जमीन परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ का जो सीन है ना, कि गुजरात के किसानों की जमीन केवल गुजरात के फार्मर खरीद सकते हैं, किसान खरीद सकते हैं खेती पर्पस के लिए। अदर कोई पर्सन खरीद नहीं सकता। अगर कोई बाहर से है, उसकी एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी धोलेरा में या पूरे गुजरात में कहीं भी रह रही हो, तो वो भी नहीं खरीद सकती एग्रीकल्चर जमीन। समझिएगा, है ना, वो भी एग्रीकल्चर जमीन नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जमीन परचेस करेगा जो गुजरात के अदर स्टेट का रहेगा, ठीक है, तो उसको सबसे पहले जमीन का एनए कराना पड़ता है। या फिर ये समझे कि जो एग्रीकल्चर की जमीन होगी, फिर उसको एग्रीकल्चर के रूप में ना यूज करके उसको मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका रेजिडेंशियल एक्टिविटी के लिए ले सकते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए ले सकते हैं, या फिर अगर कोई इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना हो तो इंडस्ट्रियल पर्पज से वो एक्टिविटी कर सकते हैं जमीन पर। ठीक है। अब इसको मैं एक एक करके आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर करके दिखाऊंगा। ठीक है, देन फिर आप लोगों को और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। है? क्योंकि जब हम कोई भी जमीन परचेज करते हैं, कोई भी जमीन हम परचेज करते हैं, तो उसमें सबसे पहले पहले जो होता है वो रहता है हमारा टाइटल क्लियर। पहले उस जमीन की हम पूरा टाइटल रिपोर्ट निकलवाते हैं। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर। चलो, हम ले लेते हैं अभी फॉरेस्ट वैली का ही, ठीक है। ये इसका टाइटल क्लियर, ठीक है। अब ये जो टाइटल क्लियर होता है ना, इससे क्या है, ओनरशिप का पता चलता है। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक किसका है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ये टाइटल क्लियर होता है। इसी तरीके का होता है, आप लोग बड़े ध्यान से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, ये टाइटल क्लियर होता है। ये कौन निकालता है? एडवोकेट निकालता है। कौन निकालता है ये? जो आपके अनुभवी वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं ना, वो सारी चीजें तहसील से निकलवाते हैं, निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एडवोकेट का आप देख सकते हैं, जगदीश भूसा करके हैं एडवोकेट। ठीक है, ये तो ये जो टाइटल रिपोर्ट होता है, इसको कहीं कहीं चैन क्लियर, टाइटल रिपोर्ट, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहता है, ये 1-2 साल का नहीं निकलता। ये कम से कम, ये हालांकि डेवलपर के ऊपर भी डिपेंड करता है कितने साल का वो सामने वाला कंपनी है, सामने वाला डेवलपर निकलवा रहा है टाइटल रिपोर्ट। तो ये मैक्सिमम निकलता है 30 साल तक का। धोलेरा में 25 से 30 साल तक निकल रहा रहता है, तो बड़ी बढ़िया रहता है। तो इसमें क्या है कि पूरी टाइटल रिपोर्ट निकल के आ जाती है कि सबसे पहले जमीन, मतलब जमीन के ओनर सबसे पहले कौन थे, फिर उसके बाद किसके पास जमीन आई, उसके बाद ओनर कौन हुए, देन फिर उसके बाद ओनर कौन हुए, अभी प्रेजेंट टाइम में उस जमीन का मालिकाना हक किसके पास में है। ये पूरा टाइटल क्लियर के उसमें आता है, जिससे कि ये क्लियर होता है कि अभी जैसे इस पर्सन के पास करंट में ये जमीन है, और देन इसके बाद फिर जो परचेस करेगा उसके नाम पे ये जमीन जाएगी। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये देख रहे हैं टाइमलाइन, यस सर। 1995 से 2026 तक का पूरा ये टाइमलाइन दिया हुआ है कि इतने समय का ये पूरा निकला हुआ है। इसमें अब अलग अलग पेज पे अलग अलग चीजें गाइड की हुई है ना। पहले किसके नाम पे थी, फिर उसके बाद किसके नाम पे हुई। यहाँ पे डिटेल देखिए, कुछ कुछ डिटेल आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें इस तरीके से ये टाइटल रिपोर्ट होता है ना, जिसमें पूरा डिटेल रहता है A to Z। इस जमीन किसके नाम पे है, क्या चीजें हैं, सर्वे नंबर वगैरह, विलेज वगैरह, ये सारी चीजें इसके थ्रू आप देख सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। ये देखिए, बहुत पुराना कागज है, पहले ऐसे ही चलते थे, आप लोग देखे यस। होंगे, यस। है ना। यस, इस तरीके से अभी आप जाएंगे ना, तो जहाँ भी ऑनलाइन चीजें नहीं है, या फिर जहाँ पे ऑफलाइन ज्यादा चीजें होती है ना, तो तहसील में या फिर जहाँ रजिस्टर ऑफिस वगैरह होते हैं, इस तरीके के पूरे कागज पड़े होंगे, इस तरीके वाले जमीनों के। जहाँ के थोड़े वैसे हो जाते हैं, तो उसको फिर जिरोक्स करके ऐसे कर लेते हैं। ये देख रहे होंगे आप लोग, है ना, यस। ये सारी चीजें। हाँ, इस तरीके से पूरा आपका
टाइटल रिपोर्ट होता है, ये अच्छे खासे पेज का होता है। देखो ये देख सकते हैं 96 पेज का है ना? जिसमें पूरी डिटेल दी रहती है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ये आपका टाइटल रिपोर्ट हो गया, इस तरीके की टाइटल रिपोर्ट होती है। अब जब एक जमीन की धोलेरा में या गुजरात में कहीं भी जमीन परचेज कर रहे हैं, वैसे हम धोलेरा का एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना? तो अब धोलेरा में जब हम जमीन देख रहे हैं तो उसका पहले टाइटल क्लियर चेक करते हैं, जिससे कि हमें जिसका जो ओनर है उसके बारे में हमें डिटेल मिल जाती है कि एक्चुअल में अभी ओनर कौन है ना? और इसका वो निकालने का काम किसका रहता है? जो अनुभवी वकील रहते हैं वही पूरा टाइटल रिपोर्ट निकालते हैं, जो थोड़े एक्सपीरियंस वाले रहते हैं वही, है ना? उसके बाद फिर आता है एनओसी की प्रक्रिया। अब एनओसी में क्या रहता है ये भी आप लोग समझ लीजिए, है ना? एनओसी का पूरा नाम पहले लिख लीजिए आप लोग, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, है ना? अब इसको चेक कैसे किया जाता है, ये कैसे होता है, एनओसी लिया कैसे जाता है? तो इसमें क्या रहता है ना, सर्वे नंबर। अब सर्वे नंबर समझ रहे होंगे आप लोग, जमीन का एक सर्वे नंबर होता है और विलेज Yes. के नाम से इसकी पूरी डिटेल निकलती है। ठीक है, किस गांव में जमीन है किसान की और सर्वे नंबर क्या है, जमीन का खेत नंबर क्या है, जैसे अदर भाषा में अदर एरिया में खसरा खतौनी नंबर भी बोलते हैं उसको, यूपी साइड से जो होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना? ये होता है। तो अब इसमें क्या रहता है ना, इसमें पूरी डिटेल चेक होती है कि जमीन के आप मतलब ओनर का तो होता ही होता है, इस पे किसी प्रकार का कोई बैंक का लोन तो नहीं है, कोई मतलब ये समझिए कि आपके यहाँ तक प्रॉपर रोड रास्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना? उसके अलावा आप समझेंगे तो ये ऐसा तो नहीं कहीं दो चार लोगों के उसमें हो, दो चार लोगों का मतलब जैसे पिताजी का है जमीन, पिताजी के 2 से 3 लड़के हैं, है ना? और इसमें जो जो 15 दिन की कटिंग निकलवाई जाती है ना, तो ये 15 दिन का कटिंग निकलवाया है इसीलिए जाता है कि जिसके बेसिस पे ये क्लियर हो पाए कि इसमें और किसी का मालिकाना हक नहीं है जमीन पर। क्लियर हो रहा है ये चीजें? ये 15 दिनों Yes. के लिए निकलवाया जाता है अखबार में, है ना? जो स्टेट लेवल के अखबार होते हैं उसमें निकलवाया जाता है ये चीजें। मतलब इससे ये क्लियर हो जाता है कि जमीन पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर है एनओसी के माध्यम से, क्योंकि इसका पूरा नाम ही हुआ आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब जिस जमीन पर किसी भी प्रकार का किसी का भी कोई हस्तक्षेप या कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज? यस। और ये ज्यादातर इसका जो आवेदन वगैरह भी किया जाता है ना, कलेक्टर ऑफिस से रेवेन्यू ऑफिस से किया जाता है, मतलब ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरह होते हैं इन सब जगहों से इसका आवेदन भी किया जाता है। क्लियर हो रही है सब चीजें? बाकी लोगों Yes, को sir. क्लियर हो रही है? यस। यस सर। अब अच्छा, एनओसी में कुछ और भी चीजें आती हैं। अब एनओसी में और भी चीजों का मतलब ये हो गया ना कि जैसे अगर जमीन कोई जैसे वन विभाग वालों का हो गया, वन विभाग या ऐसा कोई एरिया तो नहीं है जहाँ पे आपको ये एनओसी ना मिले, है ना? ऐसे एरियाज भी होते हैं। या फिर जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला हो तो ऐसी जगहों पे भी जल्दी आपको एनओसी नहीं मिलता। ठीक है, ये एनओसी प्लान पास में भी ये चीजें अप्लाई होती है। ठीक है, एनओसी होता कैसा है आप लोग देख सकते हैं, ये कटिंग है उसका, पेपर कटिंग होता है। ठीक है, ये आपका yes। ये दिख रहा है आप लोगों को ना? Yes. इसमें कई चीजें होती हैं कोर्ट का, हालांकि इसमें तो आपका पूरा जमीन की डिटेल रहती है, इसमें मोबाइल नंबर वगैरह भी रहता है और भी डिटेल रहती है, जिससे ये कि तो पेपर अगर में 15 दिन की तरह, हाँ ये कटिंग निकाली जाती है जिसके तहत अगर किसी का भी वो जमीन रहता है तो वो 15 दिनों के अंदर अपना डिटेल वो कर सकता है सबमिट, या कॉल वगैरह करके सारी जानकारी दे सकता है इसके बारे में, जमीन के बारे में। ठीक है, सर्वे नंबर, गांव, ये सारी चीजें मेंशन रहती है। ठीक है, ये रहता है एनओसी। इसमें किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट का कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा, ये सारी चीजों का पूरा क्लियरेंस मिल जाता है। एक एनओसी होता है जैसे कोई लोन वगैरह लेता है ना, आप लोग समझिएगा, जब कोई लोन वगैरह लेता है तो जब वो लोन उसका कंप्लीट करता है, बैंक का चुकाता है, तो बैंक की तरफ से उसको एक एनओसी मिलता है, जिसको भी Yes, बोलते हैं sir. सेम यही नाम होता है। तो एज इट इज वही एनओसी यहाँ पे समझिए कि मतलब जमीन पूरी तरीके से साफ सुथरी, उस पे किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, तो ये एनओसी की प्रक्रिया में आ जाता है। क्लियर हुआ ये चीज, एनओसी वाला सिस्टम? अब जब जमीन का Yes. एनओसी निकल जाता है, जमीन क्लियर हो जाता है, जमीन साफ सुथरा है, तब उसके बाद अप्लाई होता है किसके लिए? एनए के लिए। किसके लिए अप्लाई होता है? एनए के एन लिए। के लिए। यस। अब एनए वाला कहाँ है? ये एनए ऑर्डर हो गया आपका।
अब एनए का अभी जो हम स्टार्टिंग में समझ रहे हैं, तो मैं आपको प्रक्रिया भी बता रहा हूँ, प्रोसेस भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो एनए होता है, इसका पूरा नाम होता है नॉन एग्रीकल्चर, मतलब वह खेती या वह जमीन जहाँ पे खेती वगैरह हो रही है, उसको खेती के उसमें डाइवर्ट करके, चेंज करके उसको हमने मल्टीपर्पज यूज में लिया है। अब मल्टीपर्पज यूज का सीन हो गया कि हम जिस बेसिस पे उसका एनए करा रहे हैं, अगर हम रेजिडेंशियल के लिए एनए करा रहे हैं, हम अगर आप इंडस्ट्रियल के लिए एनए करा रहे हैं, कॉमर्शियल के लिए एनए करा रहे हैं, सबके लिए अलग अलग तरीके हैं। अब इसका भी जो सबमिशन होता है, जो एनए कराने की प्रक्रिया होती है, इसके लिए भी एक अलग से शुल्क लगता है, और ये भी कलेक्टर ऑफिस से होता है, ठीक है। आवेदन होता है इसका। क्लियर हो रहा है? तो ये पैसा कौन देगा सर? ये पैसा देता है किसान जिसके नाम पे एनए होगा, और ये जो एनए होगा वो किसान के ही नाम पे होगा, ध्यान रखना। जो एनए होगा वो किसान के ही नाम पे होगा, और किसान ही इसका पैसा पे करता है, ठीक है। और क्लियर हुआ है? अजय सर, अगर मान लीजिए हम रेसिडेंशियल पर्पस के लिए एनए करवाएं और प्लान चेंज हो गया कॉमर्शियल पर्पस यूज करने के लिए, तो फिर सर? हाँ, तो उसके लिए फिर अलग सिस्टम, अलग से फिर से फीस लगेगी आपकी। फिर उसमें सर आप ये चीज सब ऐड करा सकते हैं या नए सिरे से करा सकते हैं। जी। जी मैम, क्या कर रहे हैं? सर ये समझ में नहीं आया कि किसान क्यों पे करेगा, उसके नाम तो ऑलरेडी जमीन है। मैम, किसान जब जमीन जो रहेगी ना, किसान इसलिए पे करेगा क्योंकि वो जमीन को बेचने वाला है। अब उस जो सामने वाले को बेचेगा, वो क्या है कि वो जिस भी पर्पज से लेगा, बट इसमें किसान के नाम पे ही तो जमीन का एने हो रहा है ना। जी। अब इसमें तो आपका सवाल है, इसमें दो मतलब निकलेंगे सारिका में। इसके दो यस सर। मतलब क्या निकलेंगे? अब देखिए, यहाँ पे आवश्यकता की चीज होती है। अगर किसान को नीड है अपनी जमीन को बेचने की, तो किसान पैसा लगा के नहीं कराएगा। अगर कोई बिल्डर या कोई डेवलपर किसान की जमीन परचेस कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि डेवलपर ना, कि वो किसान को पैसे देगा कि भैया इसका एनए कराओ, और ये जमीन मेरे को रजिस्ट्री करानी है ना। तो इसमें एग्जैक्ट देखा जाए तो पैसा तो किसान को ही देना पड़ता है, बट अगर कोई डेवलपर बिल्डर जल्दी में उसमें है कि मेरा जल्दी काम हो जाए, तो फिर वो खुद पैसा दे के करवाता है। क्लियर हुआ ये चीज? इसके क्यों लिए सर भी वो, अलग अलग सीन यस। होते हैं। क्यों सर जी जिसको वो जी। परचेज कर रहे हैं उससे नहीं ले सकता है? क्या कह रहे हैं सर, क्या नाम? सर जिसको वो परचेज कर रहा है अपनी जमीन को, जी उससे जी। भी तो ले सकता है ना वो रजिस्ट्रार वगैरह यस, ऑफिस में। मैंने आपको दोनों केस बता दिए ना। जरूरत की चीजें हैं। अगर आप समझो, आप अगर आपको किसी चीज की जरूरत है मेरे से, ठीक है, तो आप चाहोगे जी। कि मेरा आपका काम जल्दी हो जाए। सही बात है। यस सर। अब जैसे हम्म। अपनी फर्म ने क्या किया यहाँ पे, और भी जो कई कंपनियां वो क्या करती है मैम ना, कि एक तो अगर किसान की जरूरत है, किसान अपने हिसाब से चीजें बेचेगा, तो किसान पैसा दे के खुद लेने कराएगा, ठीक है। और जब किसान की नीड नहीं है, आपकी नीड है, आप उससे परचेस करना चाह रहे हैं, उस जो रेट देगा किसान उस रेट में, तो उसमें भी एने का भी पैसा आपको ही देना पड़ेगा किसान को। ओके। किसान आपसे ही लेगा, फिर भैया आप ही दो एने का पैसा, मैं इन्हें अपने नाम पे करवा दूँ। तो दोनों बिल्कुल। केस में बन जाते हैं चीजें, है ना। मतलब यहाँ पे मेन मुद्दा आप ये समझिए मैम ना, कि जो एने होगा वो किसान के ही नाम पे होगा, मेन मुद्दा ये समझिए आप, ठीक है। यस सर। यस, है ना। और बाकी एनओसी और टाइटल रिपोर्ट के थ्रू ही आपका एनए की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें सारी डिटेल रहती है। आपका सर्वे नंबर, गांव का नाम, मालिक कौन है, ये सारी डिटेल रहती है, ठीक है। अब ये तीन डॉक्यूमेंट हो गए जो कंपलसरी होते हैं धोलेरा में। अच्छा, ये जो तीन डॉक्यूमेंट हमने अभी जिक्र करे हैं, एनए, एनओसी, टाइटल की, ये सभी जमीनों पे अप्लाई होते हैं, समझिएगा। कोई यस अगर सर। 10,000 गज ले रहा है, 20,000 गज ले रहा है, 50,000 गज ले रहा है, लाख गज ले रहा है, तो हर किसी के लिए तीनों डॉक्यूमेंट कंपलसरी रहेंगे। क्लियर हो रहा है ये चीज? चाहे वो यस किसी सर। पर्पज से ले। अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट और कंपलसरी कब होता है? जब कोई वही चीज टाउनशिप के अंदर लाता है, सोसाइटी के मॉडल में लाता है, तब उसको कराना पड़ता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास। यस। अच्छा, एनए में भी ना, एनए में भी ध्यान रखिएगा, अगर सड़क सड़क की कनेक्टिविटी है तो भी एनए मिलता है। एनए का भी अप्रूवल, सड़क वगैरह की कनेक्टिविटी होती है, एक्सेस होता है, तो ही गवर्नमेंट एनए देती है, ठीक है।
या फिर जब तक आप सड़क का एक्सेस या जो भी चीजें होती है वो जब तक बना नहीं देते तब तक वो एनए नहीं देते। क्लियर हो रहा है? यस। ऐसा। यस। अब सर उसके बाद जो टाउनशिप आती है जी, सर कोई मेरा कुछ एक पूछ रहा है? सवाल ये है। हाँ हाँ। जी। कि जब किसान एनए करवाते हम्म। आवाज कट रही है मैम। सर एनए तभी क्लियर होगा जब वहां सड़क होगी। हाँ, सड़क होगी या सड़क के लिए रास्ता पहले से बना रहेगा या कुछ वैसा होगा तो ये नहीं मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट को आपको दिखाना होगा कि इस तरीके से यहाँ से रास्ता जाएगा और उसका अप्रूवल रहेगा तो आपको इन्हें मिल जाएगा ऐसा। ओके ओके। यस। क्योंकि आप समझो ना मैम, मान लो आप टाउनशिप नहीं काटोगे, आपको अगर कोई इंडस्ट्रियल भी लगानी तो भी तो रोड रास्ते चाहिए ना, सर है कि नहीं? अब हम बिना रोड रास्ते के आपको जमीन कहने करा के दे दे, कल को आपको रोड ही नहीं मिले तो आप उस खेत का करोगे क्या लेके? है ना? जहाज से ये जाएंगे। यस है ना, तो ये सर चीजें ये होती है, प्लान, ठीक है। सर ये प्लान प्लास किस ऑफिस में बनता है? अभी अभी वो उसकी अभी उसी का जिक्र करेंगे, थोड़ा सा इसको कंप्लीट प्रोसेस के साथ जैसा बताएंगे आपको, ठीक है। ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन आप लोग लास्ट में लीजिएगा तो कैसा रहेगा? सर तब तक भूल जाते हैं क्या क्या क्वेश्चन करना होता है। क्योंकि ऐसे मीटिंग लंबी हो जाएगी है ना? यस। यस। तो आप लोग ऐसा करिए ना, भूलना नहीं है, क्वेश्चन को कॉपी में नोट करके रखना है। इसको मैं कंप्लीट करता हूँ क्योंकि सेशन क्या रिकॉर्डिंग होती है तो इसको ज्यादा लंबा नहीं ले जा सकते, तो अभी आप रिकॉर्डिंग कर अपना क्वेश्चन लिख के रखिए, इसको एंड में ले लेंगे, बढ़िया रहेगा। जिससे कि हर किसी का सवाल भी क्लियर हो जाएगा, हर किसी को प्रॉपर में चीजों की इंफॉर्मेशन भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ में लास्ट में लेते हैं डेफिनेटली। सब। हाँ। और एनए का जो अप्रूवल भी रहता है वो कलेक्टर ऑफिस से मिलता है, उससे संबंधित जो अधिकारी रहते हैं वही इसका परमिशन जारी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाउनशिप की जो हम भी डिस्कस कर रहे थे। ये तो हो गया, कोई भी अगर एसआईआर के अंदर एसआईआर के बाहर कहीं भी जमीन ले रहा है तो ये 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। ये चीज आप इन्वेस्टर को बता सकते हैं, सर ये 3 डॉक्यूमेंट उस जमीन का रहना ही चाहिए, अनिवार्य है। और अगर आप किसी टाउनशिप में जा रहे हैं, प्लॉटिंग मॉडल में जा रहे हैं सर, तो उसके लिए एक चौथा ऑप्शन आता है जो कि होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास। प्लान पास नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास, समझिएगा। जहां पे गवर्नमेंट अप्रूवल देगा, गवर्नमेंट परमिशन देता है इस प्लान पास की, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि जो गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, तो गवर्नमेंट जो अप्रूवल देती है तो ये समझिए कि यहाँ पे ये अपने टाउनशिप है, ये अपनी सोसाइटी है, एक मिनट, यस। ये अपनी सोसाइटी है, ठीक है। इस सोसाइटी के बाहर वाला मेन रोड है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो बाहर वाला रोड है ना, ये मेन रोड है, रोड एंट्री रोड या फिर वैसा समझ लो, ठीक है, ये वाला। तो इसके सोसाइटी के बाहर तक का जो रोड रास्ते रहेंगे, है ना, सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, ये सारी सुविधाएं कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। कौन देगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देगा। और इसके अंदर की सारी सुविधाएं कौन देगा? डेवलपर, बिल्डर, जो ये सोसाइटी को डेवलप कर रहा है। बातों को बड़ी बारीकी और ध्यान से समझिएगा, ये समझने वाली चीजें हैं, है ना। कि मतलब जो हमारा सोसाइटी डेवलप हो रहा है, जिसका गवर्नमेंट ने प्लान पास किया है, तो उसमें हमें जो अपनी सोसाइटी के पास तक पूरे रोड रास्ते रहेंगे, सारी चीजें गवर्नमेंट करके देगी। और अंदर का जो डेवलपमेंट रहेगा वो डेवलपर है उस सोसाइटी का, बिल्डर करके देगा, जिसको हम एमिनिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिनिटीज। जैसे मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, एक मिनट। अमेनिटीज। यस। यस। ये जितनी सारी एमिनिटीज दी गई हैं इसमें, एज इट इज यही सारी एमिनिटीज पूरे टाउनशिप में मिलेंगी। इसमें समझ लेते हैं अच्छे से बारीकी से। ये जो अपना सोसाइटी है, इसके अंदर तक की सारी सुविधाएं कौन देगा? डेवलपर, बिल्डर। और इसके बाहर तक की जो सारी सीवरेज, रोड, रास्ते, इन सब की चीजें रहेंगी वो गवर्नमेंट करके देगी, ठीक है। ये होता है। यस। समझ गए?
ओवरऑल समझ गए होंगे थोड़ा बहुत इसमें से। अब इसमें हम और समझते हैं, ये जो ये जो प्लान पास दिख रहा है, सबसे पहले इसका क्या रहता है ना, जो आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट समझते हैं आप लोग, इंजीनियर जो इस यस पूरे नक्शे को तैयार करता है, ये यस सर। एक ऑथोराइज्ड पर्सन रहता है या जिसके पास लाइसेंस रहता है, वो आर्किटेक्ट ये पूरा बनाता है आपका लेआउट। अब इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ, आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये एक टोटल जमीन का टुकड़ा हो गया, अभी बीच वालों को भूल जाओ, ये पूरा जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, 5 एकड़ का हम मान लेते हैं एवरेज, ये 5 एकड़ का ये पूरा जमीन का टुकड़ा है। अब इस 5 एकड़ के एरिया में, इसमें क्या है ना, कोई भी जमीन रहता है उसका 10% एरिया, ये इंटरनल चीजें जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, 10% एरिया फिक्स रहता है, 10% एरिया फिक्स रहता है आपका, कॉमन एरिया में जाएगा पूरे एरिया का, ठीक है। तो अब जैसे ये जमीन हो गया आपका टोटल, ठीक है। अब इस 5 एकड़ के जमीन में कितने प्लॉट बनेंगे, टोटल कितने प्लॉट आएंगे, वो पूरा मेंशन रहना चाहिए। पूरे प्लॉट का इस तरीके से पूरा लेआउट बनना चाहिए, इस तरीके से पूरा गार्डन का डिटेल रहना चाहिए, और जो जो एमिनिटीज दे रहे हैं उसके बेसिस पे कितना एरिया छोड़ रहे हैं ये पूरा रहना चाहिए, रोड रास्ते कितने चौड़े दे रहे हैं, इस तरीके का पूरा डिटेल मेंशन रहना चाहिए, ठीक है। ये पूरा डिटेल रहेगा, फिर ये चीजें आपकी जाती हैं ऊपर, या फिर इसकी पूरी जांच होती है यहाँ पे आपके जो रजिस्टर ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस से होते हैं लोग, सब रजिस्टर ऑफिस से, वहां से आके इसका पूरा मुआयना करते हैं, पूरी चीजें देखते हैं, ऑन रोड सारी चीजें परफेक्ट होती हैं, देन फिर अप्रूवल मिलता है प्लान पास का, ठीक है। उसके पहले प्लान पास का अप्रूवल नहीं मिलता। अच्छा, अभी समझिए, क्योंकि किन किन केसों में प्लान पास नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसके लिए आपको कई बार लेआउट अपना चेंज करना पड़ जाता है। ये जो लेआउट देख रहे हैं ना, कई केस में चेंज भी करना पड़ जाता है। चेंज का मतलब ये होता है कि अगर आपकी जमीन से कोई पाइपलाइन जा रही है, क्या जा रही है, पाइपलाइन। जमीन से कोई पाइपलाइन जा रही है, गवर्नमेंट की कोई पाइपलाइन है वो जा रही है, तो उस बेसिस में प्लान पास में आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा, उसको सही करवाना पड़ेगा। क्योंकि कल को मान लो, चलो एग्जांपल बता, कल को मान लो ये पाइपलाइन जा रही है इधर से, चलो इसके थ्रू जा रही है, ठीक है। कल को आपने या किसी ने इसमें इंटरफेयर किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर कभी पाइपलाइन फूटी या कुछ हुआ तो भाई खोद की करने वाले काम तो आगे करेंगे ना, सड़क तो खोदेंगे, अगर सड़क किस में आएगा तो जाहिर सी बात है ना। तो उस रीजन से भी कई बार प्लान पास नहीं मिलता है, तो उसके साथ फिर आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ताकि इस पाइपलाइन के लिए अलग से जगह दे पाए आप, उसके लिए फिर अलग से बनानी पड़ती है। अच्छा, ये तो पाइपलाइन हो गई, किसी प्रकार की हो गई, ठीक है। उसके अलावा और कहाँ कहाँ नहीं मिलता, जैसे जहां पे ये जो हाई एक्सटेंशन तार समझते हैं आप लोग, हाई यस। एक्सटेंशन तार, वहां पे प्लान पास नहीं मिलता जल्दी। अब वहां पे अगर जल्दी। प्लान पास कभी कभी मिलता भी, आपने कुछ सोसाइटी में देखा होगा ना, तो ऐसे एरिया में देते जहां पे कोई मकान नहीं रहे, जिस जहां से वो तार गई रहे, है ना, कोई मकान नहीं रहे, वहां पे खेल कूद से संबंधित कोई ऐसा एरिया दे देंगे, ऐसा चीज बना देंगे जिससे कि उससे कोई हानि ना हो सोसाइटी के में रहने वालों के लिए, ठीक है। कुछ कुछ केसों में मिलता है एक्सटेंशन वाले में, ठीक है। उसके अलावा और कहाँ नहीं मिलता प्लान पास, ये भी समझ लीजिए। सर तो जैसे इसको नदी वगैरह हो गई। सर इसको यस एक बार मैम। और क्लियर कर दीजिए। क्या ये मैम? तार वाला क्या बताएं, क्या रहता है हाई सर ये? हाई एक्सटेंशन तार जो 45, सर क्या बोलते हैं उसको, 11,000 वोल्टेज बोलते हैं ना सर। 11,000। 30,000, 11,000। हाँ हाँ, जो मैम बड़े बड़े टावर जैसे होते हैं ना खंबे वाले, उसमें जो हाई एक्सटेंशन तार रहते हैं जिसके नीचे से भी जाते तो आवाज आती है बहुत तेज, वैसे वाले जो हाई वोल्टेज के होते हैं, ये खंबे वाले नहीं है जो छोटे वाले अपने इधर लगे रहते हैं, छोटे पोल वाले, वो नहीं, ठीक है। अच्छा, जो चलो, टावर रहते हैं। कोई दिक्कत टावर नहीं, नहीं। अभी मैं आपको ना उसका पिक्चर भी दिखा दूंगा, टेंशन फ्री रहो आप लोग, निश्चिंत रहो, इसको लास्ट में रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। यस। चल, तो अच्छा ये हो गया, कहीं अगर नदी की धारा है, जहाँ नदी वाला एरिया है, कहीं पे तालाब पोखर ये सब चीजें हैं, कहीं गवर्नमेंट का एरिया है, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें अगर प्लान पास नहीं मिलेगा, ठीक है, इन सभी एरियाज में, नदी नाले ये सब एरियाज में भी प्लान पास नहीं मिलेगा, उस पर जमीन आ रही होगी तो, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यस। और धोलेरा के अंदर जैसे बफर जोन है तो उसमें प्लान पास नहीं मिलेगा, बफर जोन मतलब गांव का एरिया हो गया ना, ग्रामीण एरिया, हम्म। ठीक है। जी। अच्छा, ये सारी चीजें होती है, कुछ चीजें जिसको हमें समझना था, ठीक है।
यस। अब इसमें क्या रहता है ना, इसमें 3 लोगों को हस्तक्षेप रहता है। एक तो जो यहाँ पे लाइसेंस जिसको रहती, जो लाइसेंस वाले आपके रहते हैं इंजीनियर या आर्किटेक्ट, उन वही ये पूरा प्लान पास का वो अप्लाई करते हैं। कौन करता है? वही ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू प्लान पास का वो करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये साइड हाँ। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर भी इन्हीं 3 के रहते हैं। सबसे पहले सिग्नेचर रहेगा इंजीनियर का, जो इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेगा, वो आपका शेयर करेगा। वही आपका पूरा ऑनलाइन प्लान पास के लिए पूरा अप्लाई वगैरह सारा कुछ करेगा। उसके बाद रहेगा आपका ओनर का, जमीन के ओनर का, ठीक है, सिग्नेचर। और लास्ट में आता है अथॉरिटी सिग्नेचर, ये वाला। ये सरकारी विभाग की तरफ से रहता है, सरकारी प्राधिकरण की तरफ से रहता है, जो ये अप्रूवल मिलने के बाद कंफर्म हो जाता है कि इसका प्लान पास गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है सोसाइटी को। मतलब सोसाइटी के पास में जितनी भी सुविधाएं होगी पूरी गवर्नमेंट करके देगी, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, मतलब इसका नक्शा कभी भी चेंज नहीं होगा, क्लियर हो चुका। साइड में एक और क्योंकि मोहर है तो सर, क्या सर? लेफ्ट साइड में एक और मोहर, हाँ वही वही। ये वाला अथॉरिटी सिग्नेचर, यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी रहती है, ये साइड में दमंत में, ये वाला, ये आपके ओनर का साइड, सिग्नेचर रहता है जिसकी जमीन है। ये ये वाला, उसके बगल में सर, राइट में। ये बीच वाला, नो सर, ये तो वैसे ही, ये तो वैसे ही, इसका कोई नहीं। इसमें मेन 3 लोगों का हस्तक्षेप होता है, जो यही है, सर ये वाला अथॉरिटी क्या बताएं, लास्ट वाला? लोकल अथॉरिटी। ये जैसे आपके ये वाला है ना, तो जिला कलेक्टर की अथॉरिटी हो गई, या फिर जो आपके ये क्या बोलते हैं इसको, तहसील वगैरह बोलते हैं ना, कहीं कहीं तहसील की अथॉरिटी रहती है, या जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह होती है वहां से। तो ऑन ग्राउंड सारी चीजें चेक होती है, सरकारी प्राधिकरण भी बोलते हैं उसको, है ना। तो वहां से ऑन ग्राउंड सारी चीजें वेरीफाई होती है, सारी चीजें ओके रहती है, तो ही जाके गवर्नमेंट का प्लान पास मिलता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है सोसाइटी के लिए। तब इस सोसाइटी को आप बना सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं अपने अनुसार। क्लियर हो गया ये चीजें? यस। आलोक की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये सर चीजें हो गई, इसमें ठीक है जी। जी जी बताएं। सर इसमें जैसे आपने बताया, एक आर्किटेक्ट जो होते हैं उनका हाँ, अप्रूवल मिलता है, एक यस। अथॉरिटी लोकल जो होते हैं उनका, और जो तीसरा है हमारा लैंड ऑनर जो होते हैं उनका भी अप्रूवल मिलता तब यस, होता है। तो अब जमीन का जो मेन ओनर है वही तो प्लान पास कराएगा ना, पैसे तो वही देगा ना, इसकी फीस तो वही देगा ना, ओनर ही। आर्किटेक्ट थोड़ी ना देगा, यस सर। इंजीनियर थोड़ी ना देगा। कहेगा भैया जमीन तुम्हारी, प्लान पास मैं कर रहा हूँ। उल्टा तो पैसा लेगा, भैया मैं तो मेहनत कर रहा हूँ इसमें, मैं आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, पूरा इसका मैं नक्शा तैयार कर रहा हूँ, फिर उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ प्लान पास के लिए, सारी चीजें कर रहा हूँ। आप तो उल्टा मेरे को दो पहले, ठीक है। चलो, जी जी। यस। तो ये चीजें हो जाती हैं आपकी, 3 ये 4 चीजें हो गई, एनए हो गया, एनओसी हो गया, टाइटल क्लियर हो गया, प्लान पास हो गया। अब इसमें एक 5वां भी सबसे इंपॉर्टेंट और अहम होता है, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन। एक मिनट रुकना, म्यूटेशन कब आता है? वो रजिस्ट्री के सेल डीड होने के बाद आता है। जैसे यहाँ पे ये सेल डीड हो गया, ये सेल डीड होती है जिसमें खरीदी बिक्री की पूरी डिटेल दी रहती है। ये जो सेल डीड है, इसमें खरीदी बिक्री की पूरी डिटेल रहती है, क्या एरिया ले रहे हैं, कौन सा एरिया, जैसे अपने कंपनी नाम पे है, तो ये सारी डिटेल है। देख रहे हैं आप लोग ये सारी चीजें, ये सारा डिटेल इसमें रहता है। इसी तरीके से जो भी इन्वेस्टर परचेज करते हैं ना, तो वहां पे फिर ये जो अभी फर्स्ट परचेजर स्टोरिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड आ रही है ना, इसकी जगह पे नाम किसका आएगा? जो परचेजर जो परचेज करेगा इस सोसाइटी में प्लॉट, उनका नाम आएगा। ठीक है, तो वो आपका इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से सारे इसके डॉक्यूमेंट रहेंगे। सेल डीड इसको बोलते हैं, है ना। अब ये जो सेल डीड होता है, इसी जिस दिन इसकी रजिस्ट्री होती है, जिस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होती है, उसी दिन आपका म्यूटेशन वाली प्रक्रिया कराई जाती है। उसी दिन आपका अप्लाई किया जाता है म्यूटेशन के लिए, जिसका जो अलग से हम चार्ज लेते हैं ना, जो चार्ज होता है आपका रजिस्ट्री एक्सपेंसेस प्लस आपका एडवोकेट फीस, म्यूटेशन, टाइटल रिपोर्ट, इन सब के जो चार्ज होते हैं अलग से ना, 16,000 से लेके 21,000 के बीच में, वो यही होते हैं। जिसमें म्यूटेशन की प्रक्रिया जिस दिन रजिस्ट्री होती है उसी दिन से अप्लाई कर दिया जाता है ना। और इसकी जो प्रक्रिया का ड्यूरेशन रहता है वो कितने दिन का रहता है?
45 से 90 के अंदर में म्यूटेशन की प्रक्रिया हो जाती है। अब म्यूटेशन को अलग अलग नाम से जानते हैं। अब म्यूटेशन में क्या रहता है ना, कहीं कहीं इसको दाखिल खारिज समझते हैं, कहीं कहीं इसको नामांकन कहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं इसको प्रॉपर्टी कार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और मेन मुद्दा क्या रहता है कि इसमें जो ये नाम हम देखते हैं ना सेल डीड में, ये ऑनलाइन जो गवर्नमेंट का पोर्टल होता है उस पे ये नाम हटके आपका नाम चढ़ जाता है। जैसे ये जो नाम दिया है अभी, ये नाम चढ़ के किसका नाम चढ़ जाएगा, जो उस जमीन को परचेज किया रहेगा करंट टाइम में, उसका म्यूटेशन हो जाएगा, उसका नामांकन हो जाएगा, जमीन प्रॉपर वे में उसी का हो जाएगा कंप्लीटली गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्या चीज? क्या बोलते हैं, एक बार और बताइए। म्यूटेशन बोलते हैं मैम इसी को आपका किसी किसी लैंग्वेज में, कहीं कहीं स्टेट में इसको नामांकन भी बोलते हैं, कहीं कहीं दाखिल खारिज भी बोलते हैं, कहीं कहीं प्रॉपर्टी कार्ड भी बोल देते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे एनए का भी अलग अलग नाम है, कहीं 143 भी बोलते हैं एनए को, कहीं और भी अदर नाम से भी जानते हैं एनए को, ठीक है, जिसमें लैंड का पूरा कन्वर्जन होता है, लैंड कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से और भी पूछा जा सकता है, 7/12 जिसमें पूरा आपका ये समझिए कि जो हाँ, राजस्व विभाग होता है उसमें पूरी रिकॉर्ड होती है जमीन की। ये म्यूटेशन के बाद आपका 7/12 में नाम जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। जैसे म्यूटेशन में गवर्नमेंट पोर्टल पे आपका नाम चढ़ा, 7/12 में भी आपका नाम चढ़ जाता है। 7/12 का मतलब होता है जमीन की पूरी डिटेल, जिसमें सर्वे नंबर, गांव, आपका नाम, पूरा डिटेल उसमें मेंशन रहता है, टोटल क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है जमीन का, ये पूरा टोटल उसमें रहता है। क्लियर हुआ ये चीज? 7/12 भी कभी कभी आपसे इन्वेस्टर सवाल कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो ये होता है पूरा डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आज के टाइम कोई भी इन्वेस्टर ले रहा है प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें उनको पूरा चेक करके उसके बाद प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए धोलेरा के अंदर। क्लियर हुआ? क्लियर। तो सात यस, बारह में पूरा पीछे का जितने लोगों का रजिस्ट्री है, मतलब जितने लोगों के नाम से है वो पूरा दिखता है ना। तो ये टाइटल रिपोर्ट में सारा आ जाता है। Yes. 7/12 को टाइटल रिपोर्ट भी कहते हैं। नहीं, मैं क्वेश्चन लास्ट में लूंगा, अभी निश्चिंत रहिए। टाइटल रिपोर्ट अलग हो गया, एनए अलग हो गया, एनओसी अलग हो गया, 7/12 अलग हो गया, ठीक है। यस, चलो, अभी ये जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताए हैं लगभग हर किसी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे दो तीन चीजें और बताने वाला हूँ। मैं दो तीन चीजें क्या बताऊंगा, एक तो मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे रजिस्ट्री की प्रक्रिया कैसे होती, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखी, ठीक है। कोशिश करिए और भी लोग कैमरे पे आ जाइए। तो अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया को समझ लेते हैं हम। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग सीख लीजिए, कल को आपको भी इन्वेस्टर से यही डिटेल लेनी रहेगी, ठीक है। कैसे रहेगा? सबसे पहले कंपनी का करंट अकाउंट का डिटेल भेजा जाता है इन्वेस्टर के पास, जिसमें वो टोकन पे करते हैं 51,000 का। देन उनकी जो प्लॉट नंबर वो पसंद करते हैं वो बुक होता है। बुक होने से पहले उनकी हम केवाईसी डिटेल लेते हैं। केवाईसी डिटेल में क्या क्या आता है? नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी भी ऐड कर लीजिए, आधार कार्ड, सर पैन थोड़ा कार्ड, और एक धीरे धीरे थर्ड। बताइए, नोट कर। वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, निश्चिंत रहिए, है ना। उसके बाद आपका क्या आता है थर्ड डॉक्यूमेंट में? अब जो थर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा ना, उसमें आपका वोटर आईडी ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, ये सारी डिटेल में से कोई भी डिटेल चलेगा। अच्छा, कुछ इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास वोटर आईडी भी नहीं रहता और ये सब भी नहीं रहते, उनका फिर वो जो पासबुक का फ्रंट फोटो होता है ना, जिसमें उनका भी फोटो दिखता है पासबुक में, जिसमें मुहर वगैरह लगे रहते हैं, तो थर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में वो भी चल जाएगा। क्लियर हुआ? यस। यस, क्लियर हो गया ये चीज? बिल्कुल। चलो, बढ़िया। अब उसके अलावा ये हम सारी डिटेल लेते हैं इन्वेस्टर से, फिर उनको एक रिसिप्ट दिया जाता है कि सर ये आपका प्लॉट नंबर है, इस सोसाइटी में है, ये आपका बुक हो चुका है। उसमें पूरा डिटेल मेंशन रहता है कि अब उसमें क्या क्या डिटेल मेंशन रहता है, सोसाइटी का नाम, प्लॉट नंबर, उनका नाम, उन्होंने जो पेमेंट किया है, यूटीआर आईडी, ये सारी डिटेल उसमें मेंशन रहती है। क्लियर हुआ?
देन फिर जैसे उनका रिमेनिंग पेमेंट कंप्लीट होता है प्लॉट की, तुरंत उनका क्या बनता है, ड्राफ्ट। जो हमने सेल डीड देखा है ना, वही ड्राफ्ट होता है। सेल डीड बनने से मतलब सिग्नेचर और बाकी प्रक्रिया होने से पहले का वो ड्राफ्ट रहता है। ठीक है, तो ड्राफ्ट रेडी होता है। अब चलो मैं एक आध दिखाई देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझ जाओगे आप लोग। यूट्यूब पर है, दिखाना सही रहेगा। अच्छा, और भी डिटेल तो नहीं दिखाएंगे, बस वही दिखा दो। हम्म, 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 ये देखिए इस तरीके का नहीं, ये तो रिसिप्ट है। अच्छा, इनका भी ड्राफ्ट इनको दिया है। अच्छा, तो इनका ड्राफ्ट देख पाएंगे, देख पाएंगे तो इनका। हम्म, ये देखिए इस तरीके का ड्राफ्ट रहता है। ये सेल डीड है, सारी चीजें रहती है, ड्राफ्ट इसको बोला जाता है। ये पहले इन्वेस्टर को फिर भेजा जाता है जैसे ही पेमेंट होता है। अच्छा, जो कंप्लीट पेमेंट होता है ना, उसका भी रिसिप्ट दिया जाता है उनको। ठीक है, ये बस मैंने आप लोगों को शॉर्ट में दिखाया है। ठीक है, तो उसका भी सामने वाले को रिसिप्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो पेमेंट करता है वो सामने वाला। अच्छा, इसमें भी अब दो चीजें होती है, समझिएगा आप लोग। एक पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। तो सोसाइटियों पे डिपेंड करता है कि किसमें कितना पार्ट लग रहा है, क्योंकि इसको जंतरी रेट भी कहते हैं कि सोसाइटी का क्या जंतरी रेट है, कितने पे रजिस्ट्री होगी, कितना पार्ट ए में देना रहेगा, कितना पार्ट बी में देना रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद फिर इनको इसी तरीके से ड्राफ्ट दिया जाएगा जनरेट करा के। जैसे ड्राफ्ट में उनका नाम, स्पेलिंग, एड्रेस चेक करके वो कंफर्म करेंगे सर सारी चीजें ओके हैं, फिर वो हमें कंफर्म करेंगे। उसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, ई चालान जनरेट कराएंगे। ई चालान जनरेट कैसे होता है, गवर्नमेंट की पोर्टल से ऑनलाइन हो जाता है। कभी कभी 2-4 घंटे में हो जाता है, कभी कभी 24 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ई चालान निकलता है उसके बाद ई चालान जनरेट कराने के बाद वही ड्राफ्ट और ई चालान एक साथ उनको भेज दिया जाता है, कोरियर किया जाता है उनके घर पर, क्योंकि धोलेरा में ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है। अब जब इन्वेस्टर के घर पे जाएगा कोरियर, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, ब्लैक पेन और जो थंब लगाते हैं इंक, वो भी ब्लैक रहना चाहिए। और जो थंब रहेगा वो ब्लैक, मतलब आपका लेफ्ट हैंड का थंब लगेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब लगता है, उसमें टिक किया रहता है कहाँ कहाँ आपको सिग्नेचर करने, कहाँ आपको फोटो, एक फोटो भी लगेगा, कहाँ फोटो लगाने हैं, कहाँ थंब लगाने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लगाते हैं। उसके बाद वो रिकोरियर करते हैं ऑफिस के एड्रेस पर। जैसे वो रिकोरियर होता है, यहाँ पहुंचता है, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस से एक टोकन का डेट लिया जाता है। टोकन का डेट, जिसमें डेट मिलता है रजिस्ट्रार ऑफिस से कि इस दिन उनकी रजिस्ट्री होने वाली है। ठीक है, उसके बाद जो डेट मिलता है उनको, उस डेट को उनकी रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री के 24 घंटे के बाद उनको क्या मिलता है, उनको मिल जाता है, ये नाम मैं मिस कर जाता हूँ कई बार। अरे सर, क्या मिलता है, एक रिसिप्ट मिल जाती है कह सकते हैं, या फिर उनको नाम अभी मेरे को फिर से याद नहीं आ रहा है ना। किसी को याद है, अनिल सर? मैं अक्सर बताता इंडेक्स रहता हूँ कॉपी, मीटिंग। इंडेक्स कॉपी। इंडेक्स कॉपी, इंडेक्स कॉपी, इंडेक्स कॉपी मिल जाता है, एक पेज का रहता है। ठीक है, इंडेक्स कॉपी मिलने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर आपकी रजिस्ट्री की हार्ड कॉपी ऑफिस आती है। फिर ऑफिस से हार्ड कॉपी आपके पते पर कोरियर कराई जाती है। मतलब विद इन 1 वीक के अंदर आपके पास, मतलब जो हार्ड कॉपी रहती है रजिस्ट्री की, वो पहुंच जाती है। और जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई रहती है, ठीक है, उस दिन क्या रहता है, उस दिन का मैं सीन्स गाइड कर देता हूँ क्या क्या होता है उस दिन। जिस दिन रजिस्ट्री रहती है उस दिन, जो जिसके नाम पे जमीन है, मतलब जो जमीन के ओनर है, जो सोसाइटी के ओनर है, वो रजिस्टर ऑफिस जाएंगे, उनकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है, उसके बेसिस पूरी रजिस्ट्री होती है। जिसके 24 घंटे बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, आपका नाम शो होने लगेगा। ठीक है, और जिस दिन रजिस्ट्री होती है उसी दिन से लेकर 45 से 90 दिन के अंदर आपका म्यूटेशन वाला भी काम हो जाता है। उसी दिन से आपका म्यूटेशन का भी प्रक्रिया फॉर्म सबमिट किया जाता है, प्रोसेस गाइड वो किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका म्यूटेशन वाला भी काम हो जाता है। क्लियर हो गया ये चीज?
और उनकी रजिस्ट्री की हार्ड कॉपी पहुंच जाती है उनके पास, इन्वेस्टर के पास। और 45-90 दिन के अंदर उनका अगर प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह रहता है तो उसका भी एक रिसिप्ट टाइप का मिलता है, प्रॉपर्टी कार्ड की कॉपी होती है, वो फिर आप उनको दे दिया जाता है, वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, वैसे हो जाता है। ये क्लियर हो गया। ये गुजरात में रजिस्ट्री की प्रक्रिया है। यहाँ पे कभी भी इन्वेस्टर को रजिस्ट्रार ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन्वेस्टर कहता है कि सर मैं आ सकता हूँ रजिस्ट्रार ऑफिस, तो उनको कह सकते हैं सर मोस्ट वेलकम है, आ जाइए, बट आपका रोल नहीं रहेगा, आपका कोई रोल नहीं रहेगा। आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं, बस आप देख ही सकते हैं, आपका कोई रोल नहीं रहेगा। क्योंकि आपको जो ड्राफ्ट के साथ में, चालान के साथ में चीजें भेजी गई थी, उसमें जो सिग्नेचर थम हुआ है उसी बेसिस पे आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है आलोक के? यस सर। अब अनुशर मीटिंग को या इसको अभी रिकॉर्डिंग को यहीं भी कर देते हैं। कल हम लैंड ग्रेविंग एक्ट वगैरह के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, है ना? अभी 4-6 मिनट बचे तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी ले लेंगे तो सही रहेगा। सेशन को ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, नहीं तो सर के ऊपर से जाने लगेगा। Recording stopped. चलो बढ़िया है। अब जिसका जो जो सवाल है वो पूछ ले पहले तो। ये बताइए सर, रजिस्ट्री और क्या? सेल डीड दोनों अलग है या सेम? क्या सर? वही रजिस्ट्री और सेल रजिस्ट्री, डीड। रजिस्ट्री जो होती है ना, कोई सेल डीड की कॉपी होती है जिसमें पूरा डिटेल रहता है, परचेजर, फर्स्ट बायर, सेकेंड बायर, जमीन कितने एरिया में है, सर्वे नंबर क्या है ना, प्लॉट के लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है ना, प्लॉट के फ्रंट पे कितने मीटर का रोड आ रहा है ना? सोसाइटी के अंदर जो एमिनिटीज है, जमीन के खेत का आपका वो फोटो रहता है उसमें, ठीक है। और मतलब जितने रजिस्ट्री के एक्सपेंसेस रहते हैं पूरा डिटेल मेंशन रहता है। यस। रजिस्ट्री, सेल डीड और ड्राफ्ट एक ही चीज? नहीं, एक ही चीज तो है, बट ये आप ड्राफ्ट को रजिस्ट्री नहीं बोल सकते। अच्छा, ड्राफ्ट तो एक प्रक्रिया हो गई ना, पहले ड्राफ्ट निकला, ड्राफ्ट के ऊपर भी सेल डीड लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कुछ और भी रहेगा, लिखा सारा कुछ वही रहेगा, बट उसको नाम अलग दिया गया क्योंकि अभी वो रजिस्ट्री का काम हुआ नहीं है। अभी तो एक वो नॉर्मल कागज है ना, वो नॉर्मल कागज है जिसपे अभी सिग्नेचर थम होना बाकी है। क्योंकि जब सिग्नेचर थम सारी चीजें हो जाएंगी, रजिस्टर ऑफिस सारा काम हो जाएगा, तभी वो रजिस्ट्री मानी जाएगी। क्योंकि उसमें ना सेलर और परचेजर दोनों के सिग्नेचर होते हैं, दोनों के फोटो होते हैं, दोनों के थम होते हैं। ठीक है। यस। यस सर, क्या मैम आपका क्या सवाल? सर मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने कहा कि रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया होती है, तो तो परचेजर को वो रिकॉर्डिंग भी मिलती है? वैसे स्पेसिफिक नहीं मिलती, बट हाँ कुछ साइट्स हैं जहां से आप जाके वहां से आप देख सकते हैं कि मेरी रजिस्ट्री किस प्रकार से हुई है, और रजिस्ट्री में जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स में बोला गया है, जो जिसकी जमीन है बायर के माध्यम से, तो उसने क्या क्या बोला है, वो चीजें आप देख सकते हैं एज अ परचेजर। यस। और किसी का कोई सवाल? किस साइट पे इसको चेक कर सकते हैं? क्या मैम? साइट है गवर्नमेंट की, गर्वी गुजरात करके भी है, NEROR साइट है ना, गवर्नमेंट की साइटें हैं, तो उस पर चेक कर सकते हैं। उसकी भी कुछ डिटेल रहती है ना, जो इंडेक्स कॉपी रहता है उसमें कुछ डिटेल रहती है, उसी इंडेक्स कॉपी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। यस। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, ये जब जब इतनी चीजें आप जब इतनी चीजें आप इन्वेस्टर को गाइड कर देंगे ना, इन्वेस्टर बड़ा प्रसन्न होगा। सर प्रॉपर्टी तो बाद में परचेस करना, पहले ये सुन लो मेरे से। यस अजय सर, जब प्लान पास होता यस। है तो जो आर्किटेक्चर होता है वो तो वो उसको अप्रूव करता है ना? वो अथोराइज पर्सन रहता है, जो इंजीनियर होता है, जो उसके पास मतलब लाइसेंस है। जो यस। इंजीनियर होता है सारा कुछ डिसाइड करता है कहाँ पे प्लॉट है, कहाँ पे एमनिटीज इंजीनियर आर्किटेक्ट दोनों एक ही होते हैं ना सर, दोनों एक ही पर्सन है जो पूरा नक्शा रेडी करके देंगे। अच्छा, तो ये बताइए। पहले इंजीनियर होता था, अब आर्किटेक्ट हो गया है, नाम बदल गया है बस, यस। काम एक ही है, काम एक ही है। नक्शा बनाना उसका भी काम है, उसका भी काम है। अच्छा, तो कहने का मतलब आर्किटेक्ट, अच्छा इंजीनियर को ही आर्किटेक्ट बोलते हैं, तो वो जो पहले जमीन पे आकर के कौन उसको नक्शा, वो तो आर्किटेक्ट खाली वो पास करता होगा वहां से मुहर वुहर मार करके अप्रूव आर्किटेक्ट कर। क्या, नहीं नहीं, आर्किटेक्ट क्या करेगा ना, जमीन का पूरा मुआयना करेगा, देखेगा कितना एरिया है,
ऑन ग्राउंड या ऑन पेपर, ठीक है। उसके हिसाब से कितने प्लॉट्स बैठेंगे इसमें, किस एरिया में हमें क्या गार्डन देना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें देख दाख के सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, है ना। अच्छा, उसमें ये भी देखेंगे कोई पाइपलाइन तो नहीं जा रही है, क्योंकि मैं आपको गाइड कर दूं, जब ये आपका ये अपना कौन सा विला है, निस्टोरिया अतुल्यम, निस्टोरिया अतुल्यम जब बन रहा था ना, तो उसका प्लान पास मतलब 2 बार रिजेक्ट हुआ है, तीसरी बार पास हुआ है। रिजेक्ट का मतलब उसके नीचे से पाइपलाइन जा रही थी गवर्नमेंट की, रोड के साइड से, है ना। तो फिर उसके लिए सारी चीजें होती हैं, उसको उसके लिए फिर अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है। कल को फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं करोगे आप, है ना, क्योंकि भाई जिसकी जमीन है, कल को पता लगा गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है भैया आप बना लो, ठीक है, अपनी सोसाइटी रेडी कर लो आप। परसों आप पता लगा जो लोग रह रहे हैं एंड यूजर, वो कल परसों को लफड़ा करें, यार भैया हमने ये चीज नहीं करने देंगे, आप रोज रोज आते हो, आपकी पाइपलाइन फट जाती है तो खुदाई करते हो, असुविधा होती है, तो ये दिक्कतें ना आए, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं देती प्लान पास। इसलिए मैंने ये लाइन बताई थी ना आप लोगों को, कोई पाइपलाइन वगैरह आती है तो वहां प्लान पास नहीं मिलता, ठीक है। और टेबल के लेकिन नीचे हाँ, से प्लान पास ना मिलने का मतलब ये अर्थ नहीं हुआ कि प्लान पास मिलेगा ही नहीं, हम्म। प्लान पास मिलेगा, बस आपको फिर लेआउट चेंज करना पड़ेगा, उसका जो नक्शा है वो चेंज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई जमीन नहीं जिसका प्लान पास ना मिले, प्लान पास हर जमीन का मिलेगा, बस जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मिलेगा। अच्छा, प्लान पास ऐसा नहीं कि कोई वो नदी का रास्ता जा रहा है वहां पे प्लान पास मिलेगा, तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तो कुछ मामलों में आता है, जैसे हाई एक्सटेंशन तार हो गया तो वहां पे सही कर लीजिए, कहीं पाइपलाइन वगैरह है तो वहां पे सही कर लीजिए। अब ये कहीं कहीं पे तालाब है, बहुत बड़ा पोखर है या झील टाइप कुछ है, वहां पे प्लान पास मिले तो वहां पे दिक्कत है, दलदली एरिया है वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीजें होती अजय है। सर, तो यस। अगर टेबल के नीचे से पैसा लेकर के प्लान पास अप्रूव कर दिया हाँ तब तो हाँ, एंड यूजर को। ना 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 ना, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जो लास्ट में आते हैं ना ऑन ग्राउंड चीजें चेक करने के लिए, वो पूरा ग्राउंड का मुआयना करते हैं, है ना। ऑन पेपर सर तो आपकी अदर सारी स्टेट चीजें में, देखते हैं। हाँ मैम, अब अदर अदर स्टेट में हो स्टेट का सकता मतलब है। क्या है, अब अदर स्टेट में होता ही है। अब देखो ना आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे न्यूज सुने होंगे जहाँ पे नदियों के किनारे किनारे भी अच्छे खासे मकान बना दिए जाते हैं। एक समय जहाँ पे नदियों की धारा बहती थी, वहां पे लोगों के मकान बने पड़े हैं। जब वो बाढ़ आती है तब उनको याद आता है कि नहीं यार, ये तो जमीन ऑलरेडी नदियों की थी, है ना। तो होता है, एक अंडर टेबल चीजें दे देते हैं, हो जाता है। बट धोलेरा में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, सारी चीजों की रिपोर्टिंग होती है, सारी एक्टिविटी मूवमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे सारी चीजें सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ करी जाती है ना। क्लियर है। अजय सर, ये बताइए कि जैसे आप मान के चलिए कि जिस फर्म के नाम पे है तो पर डे हो रहा होगा रजिस्ट्री। अब मान के चलिए नेस्टोरिया फर्म है, अब तो रजिस्ट्री पर डे हो रहा होगा, जमीन तो पर डे बिक रहा है, तो उसका ऑनर जो है से पर डे जा रहे हैं वहाँ। पर डे नहीं, हमारे पास कितना कितना फुर्सत कहाँ है कि पर डे जाएंगे। वही बर्थडे नहीं तो। जाते, इकट्ठे कर लेते हैं। आप मेरे को बताओ, आप कंपनी के ओनर हो, तो आपको हर दिन एक एक रजिस्ट्री थमा दी जाए तो हर दिन जाओगे आप रजिस्ट्रार ऑफिस? नहीं वही। सर, नहीं जाओगे। इकट्ठा कर लेते हैं वो। इसका मैं 2 चीजें बताना, एक अटॉर्नी जनरल समझते हो आप लोग? हम्म। अच्छा। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं सारे क्या में? हम्म। यस सर। हाँ बरोबर करनी अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है कि मैं जमीन का ओनर हूँ, मुझे अनुज सर पे पूरा भरोसा है, ठीक है, अनुज सर अपने आदमी है, इन पे पूरा भरोसा है। तो मैंने क्या किया, अपनी जमीन की अटॉर्नी जनरल दे दी अनुज सर को। मैं जमीन का ओनर हूँ, मैं कभी उपलब्ध रहा कभी नहीं रहा, कभी मुझे बाहर जाना पड़ गया कोई इवेंट अटेंड करने, तो अनुज सर जब इसके अटॉर्नी जनरल रहेंगे, इनको हमने पूरी अथॉरिटी दे दी है। अच्छा, हर चीज की नहीं, हमने जिस सोसाइटी की अथॉरिटी दी है बस उसी की। ओके। ऐसा नहीं कि हमने इनको अटॉर्नी जनरल बना दिया तो मुझे पूरे पूरे जितना भी मेरा सोसाइटी सबका हो मेरा जाएगा, नहीं। जिस सोसाइटी के लिए हम इनको ये अटॉर्नी जनरल देंगे, उसी के लिए अटॉर्नी जनरल रहेंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि जिस दिन को हम हमारे डेट मिलेंगी कि आज इतनी रजिस्ट्रियां हैं एक साथ, 5 रजिस्ट्री, 10 रजिस्ट्री, 20 रजिस्ट्री, 50 रजिस्ट्री, जितनी भी होंगी, तो अनुज सर क्या करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, वहां पे
ये इनकी यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी चीजें फिर यही करेंगे, क्योंकि इनको हमने पूरी अथॉरिटी दे रखी है। और जो सिग्नेचर वगैरह भी होंगे ना रजिस्ट्री वाले कॉपी पे, उसकी भी अथॉरिटी इन्हीं के पास है, क्योंकि हमने इनको अटॉर्नी जनरल दे रखी है उस सोसाइटी की। सिग्नेचर से लेके सारा कुछ काम कौन देखेगा? अनुज सर देखेंगे। क्लियर हुआ? एक जैसे चीज अपनी और, कुछ कुछ टाउनशिप है जिसमें अटॉर्नी जनरल दी गई है, जो इम्प्लॉइयों को दी गई है। अच्छा, ये चीज उसी को दी जाती है जो भरोसेमंद व्यक्ति होता है, हर किसी को नहीं दी जाती। ठीक है? नहीं तो एक कल को चीज किसी और के नाम पे दे आए तो फिर तो दिक्कत। यस। अजय सर ये कह रहे हैं कि वो जो रिकॉर्डिंग होगा वो तो सेम होगा सबके लिए, या अलग अलग कुछ होता है? रिकॉर्डिंग्स में नाम अलग अलग यूज किया जाएगा ना। हम अलग अलग हो गए। यस। ठीक है। हाँ, क्योंकि काफी शब्द मिलते जुलते रहे। डिजिटली समझिए, सिग्नेचर तो अपलोड रिकॉर्डिंग हो सक, ऑनर का रिकॉर्डिंग डिजिटल। ज्यादा टाइम के नहीं रहते, 15-20 सेकेंड के मैक्स, कितने रहते ज्यादा? 30 सेकेंड या वो 45 सेकेंड, इससे ऊपर नहीं रहते। करना क्या है? प्लॉट, सोसाइटी नेम, सर्वे नंबर, गांव, और किसके नाम पे कर रहे हैं, प्लॉट नंबर क्या है, बस यही तो बतानी है उसमें। और कौन सा क्या बताना है? ज्यादा 1 मिनट लेंगे और क्या लेंगे? यही सब है। और वैसे हमने आपको अटॉर्नी जनरल दे रखी है, आपको काम ही मैंने ये सौंप रखा है, तो आप तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसी बात के तो पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल। ये चीज। यस। और किसी का कोई सवाल? मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया अभी। तो मीटिंग को सर वाइंड अप ये किया जाए। सर ये यस प्लान पास एसआईआर के बाहर का भी मिल रहा है अभी क्या? सर, प्लान पास ना वैसे तो हर जगह के लिए होता है। ठीक है। एसआईआर के बाहर तो कंपलसरी है, प्लान पास मिलता ही है। ठीक है। और एसआईआर के अंदर ओनली फॉर एक्टिवेशन एरिया, क्योंकि अंदर में क्या है ना, प्लग एंड प्ले मॉडल का सीन है, सिस्टम है। अब प्लग एंड प्ले मॉडल के सिस्टम में क्या रहेगा, जो आपका प्लान पास मिलेगा वो इसी एरिया में मिलेगा जो एरिया एक्टिव हो चुका रहेगा, जहां गवर्नमेंट बेसिक सुविधाएं दे चुकी रहेगी, रोड, रास्ते, बिजली, पानी, सीवेज वगैरह, ये सारी चीज। यस। क्लियर? यस सर। अब इसकी ना आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उस रिकॉर्डिंग को सुन के बड़े अच्छे से नोट डाउन करिएगा। ठीक है? जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज प्रॉपर वे में क्लियरिटी मिलती जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लीगल की नॉलेज हो गई ना, और आप ये चीज इन्वेस्टर को जब गाइड करना सीख जाएंगे ना, तो इन्वेस्टर आपसे बहुत अच्छा कनेक्ट होंगे, क्योंकि हर कोई ये चीजें थोड़ी ना बताता है। ये चीजें रहती है। ठीक है। कल हम और समझ लेंगे लैंड ग्रेबिंग एक्ट वगैरह के बारे में, और आपके रीरा वगैरह को भी कल हम गाइड कर देंगे, कैसा क्या रहता है सीन उसका, है ना, कहाँ मिलता है, क्यों मिलता है, ये भी समझ